देखो लास्ट वीडियो में क्या करवाया था भाई, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करवा दी थी कि कैसे होती है, एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, कि एक बच्चा होता है तो अपने आप को लीडर समझता है। जब उसके हाथ में पावर होती है, जिसके हाथ में पावर होती है क्या समझता है, अपने आप को लीडर समझता है और सबको दबाने की कोशिश करता है। जब उसके हाथ में पावर होती है तो उसको वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन उससे क्या हो सकता है, रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे रोका जा सकता है किसी लीडर को, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो अगर क्लास के अंदर बच्चे किसी के ऊपर अपना रोक जमा रहा है तो सीसीटीवी कैमरास लगा दो, मैडम आएगी, पता चलेगा कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, तो कौन पनिशेबल होगा, किसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा है या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारे मौलिक अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, तो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको जो न्यायपालिका जो हमारा जुडिशरी है वो क्या करेगी, उसको रद्द कर देगी। जो उन्हें कानून बनाएगा उसको क्या कर देगी, रद्द कर देगी। इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। ये दोनों कंबाइंडली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहकर काम करते हैं। लेकिन न्यायपालिका इनसे अलग है, क्योंकि उसको देखना होता है कि क्या ये सही है, क्या ये लोगों के हित में है, या फिर लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम होगी, इस चीज के बारे में वो देखते हैं। देखो भाई इसको देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अब कैसे करते हैं, बहुमत की निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब होता है भाई अत्याचार। निरंकुशता का मतलब क्या होता है, अत्याचार। निरंकुशता से बचाने के लिए अल्पसंख्यक मतलब अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या में जो संख्या में कम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए तो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अब देखो अंतर सामुदायिक वर्चस्व और अंतर सामुदायिक, जो तुम्हें मैंने कराया था, इंटर और इंट्रो कम्युनिटी। अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्या है, मेजॉरिटी में है, बाकी सब किस में है, माइनॉरिटी में है। मुस्लिम भी माइनॉरिटी में ही आते हैं, यहूदी भी माइनॉरिटी में आते हैं, और क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में आते हैं। सब किस में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। और मेजॉरिटी में कौन आता है, हिंदू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिमों को दबा सकते हैं या किसी और अन्य धर्म को दबा सकते हैं, लेकिन वो नहीं दबाएंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सबको समान अधिकार है, सब एक तरह से जी सकते हैं। देखो कोई भी अगर जैसे अदर कंट्री की हम बात करें, अगर वहाँ का राष्ट्रपति या वहाँ का लीडर या वहाँ का जो तानाशाह जिस भी धर्म का होगा वो उसी को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखो एससी और एसटी माइनॉरिटी में है और एससी क्या है, मेजॉरिटी में है। एससी के लिए ऑलरेडी 84 सीट क्या होती है, सिक्योर रखी जाती है। ठीक है, विधानसभा के लिए 84 की भाई 84 सिर्फ एससी आएंगे और कोई नहीं आ सकता। 84 सीटों जो जिस एरिया में एससी के लोग ज्यादा रहते हैं या कम भी रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि एससी वालों के लिए ये सीटें सिक्योर है कि भाई कम से कम ना ज्यादा बने कम से कम एससी के 84 एमएलए 84 सांसद तो जरूर होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं एसटी माइनॉरिटी है, मतलब ये जनसंख्या में कम है, इसलिए इनके लिए रखी गई है 47 सीट। क्या रखी गई है, 47 सीट सिक्योर रखी गई है कि भाई जैसे स्वर्ण हिंदू मीन्स की जो बड़े मतलब ऊंची जाति के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, इनको सीट नहीं देंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई तुम लोग उनको मना नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो देने के लिए उनको सीटें कौन देगा, कॉन्स्टिट्यूशन। किसको, एससी और एसटी को। तुम भी यहाँ पे आओ, सरकार में आओ और अपनी सरकार चलाओ, और जो तुम्हारे धर्म के लोग हैं, तुम्हारी जाति के लोग हैं, उनको सपोर्ट करो, है ना। चलो जी आगे आते हैं। अंतर सामुदायिक वर्चस्व समझ में आया। अंतर सामुदायिक वर्चस्व मीन्स हिंदू और मुस्लिम के बारे में जब हम बात करते हैं, अलग अलग धर्म के बारे में बात करते हैं।
जब हम अलग अलग धर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई। नेक्स्ट आते हैं अंत सामुदायिक वर्चस्व। अंत सामुदायिक वर्चस्व का मतलब क्या है कि एक ही धर्म में, जैसे लाइक हिंदू में आ जाओ तो हिंदू में क्या है, हिंदू में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये सब है। तो इनको माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ नौकर रहेंगे, सिर्फ सेवक रहेंगे, सबकी सेवक करेंगे और ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये ST SC के कौन होते हैं, शूद्र होते हैं। इनके लिए ऑलरेडी क्या होती है, सीटें सिक्योर होती है कि भाई जो पढ़े लिखे शूद्र है वो अब सेवक नहीं रहेंगे, वो भी तुम्हारे ऊपर एटलीस्ट अपनी कास्ट के ऊपर राज करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, इतना समझ में आ गया? चलो देखो, एक समुदाय जस्ट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मेजोरिटी में कौन है भाई, हिंदू, मेजोरिटी में ये है और माइनॉरिटी में मुस्लिम है। तो मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी वालों को दबा नहीं सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है। जो ज्यादा है तादाद में वो कम तादाद वालों को प्रॉब्लम नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर कोई भी चीज थोप नहीं सकते, वो अपना उनके ऊपर कोई भी फैसला उनके ऊपर नहीं थोप सकते, मतलब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि भाई जो माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए अलग, हमने जो जो उनकी इंटरेस्ट है उनको सेव करने की हमारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन चलता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि माइनॉरिटी को वो सिक्योर करे, सेव करे, उसके इंटरेस्ट वगैरह को कोई भी ठेस ना पहुंचे, ठीक है। चलो जी, जिस तरह से देखो अगर हम बात करें हिंदू धर्म में क्या होता है कि हिंदू धर्म वाले लोग हनुमान जयंती मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, दुर्गाष्टमी मना रहे हैं। वैसे ही मुस्लिमों को भी हक है कि भाई वो अपने मुहर्रम मनाएंगे, अपनी ईद मनाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते होंगे उनके, वो भी मनाएंगे। वैसे ही क्रिश्चियनों को भी हक है कि भाई वो भी अपना आराम से पूरे मजे से निकालेंगे अपना जो भी इनका होता है, क्या बोलते हैं, क्रिसमस वगैरह होता है। यहूदियों को भी पूरा हक है कि भाई वो भी अपना करेंगे। रथ यात्रा, जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो रथ यात्रा वगैरह निकालेंगे। तो सबको अपना अपना हक है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैंने कहा था ना कि कोई किसी को नहीं रोक सकता, सबको राइट्स दिए हुए, मौलिक अधिकार दिए हुए भाग 3 में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मौलिक अधिकार है, लेकिन जो मेन हमारे फंडामेंटल राइट्स वो मैंने तुम्हें कराए थे 6 हैं, ठीक है। चलो भाई करते हैं आगे देख लेते हैं। देखो अभी लिखना बंद करो भाई, आगे लिखना। देखो संविधान क्यों होना चाहिए, हमने इसके 2 उद्देश्य करा दिए थे, 2 महत्व करा चुके हैं। पहला महत्व क्या है कि सबको वोटिंग का समान अधिकार है। दूसरा क्या है कि हम राजनीति कैसे चलाएंगे, सरकार किस तरह से चलाएंगे, राजनीतिक उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि हम अपने आप से अपने आप को बचाएंगे। तुम्हें मैंने लास्ट टाइम भी कराया था ये, है ना, जब इंग्लिश की क्लास चल रही थी तो तुम्हें भी समझाया था। एक बार अच्छे से आप समझ लो, और क्लियर हो जाएगा कि हम खुद को खुद से बचाएं। कैसे बचाएं, अब खुद से खुद को बचाने का क्या मतलब है भाई, मतलब जैसे एक लड़की है शबनम, तो उसको एक डिसीजन लेना है कि या तो वो पढ़ ले और उसी टाइम पे क्या कल उसका एग्जाम है, या तो वो पढ़ ले क्योंकि सारी तो प्रिपरेशन हो चुकी है, 2 चैप्टर उसके रह गए हैं। तो 2 चैप्टर भी आएंगे जरूर, मैडम ने कहा था, निशान लगवा रखे हुए हैं। मैडम ने कहा था कि भाई ये 2 चैप्टर भी आएंगे, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उनको भी प्रिपरेशन इनकी भी कर लेना, ठीक है। अब आते हैं तो उसी टाइम पे उसका फेवरेट सीरियल आया हुआ सास बहू का कि सास थप्पड़ मारेगी, मतलब वो पढ़ रही है बुक उठा के हाथ में, लेकिन क्या हो रहा है उसके मन में वही चीज आ रही है कि अब सास बहू को थप्पड़ मारने वाली है, बहू सास का मर्डर करने वाली है, वो फिर जेल में ले जाएगी पुलिस उसको पकड़ के, बला 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 बला, ठीक है, ये सब चीजें। तो अब देखो क्या हुआ कि उसका मन वहाँ पे नहीं लग रहा, तो वो आई, ठीक है, कि मम्मी पापा ने उससे पूछा कि भाई तुम नाराज क्यों, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है, तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा हुआ है, ये सब बातें हुई। तो उसने कहा देखो मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, लेकिन कल मेरा पेपर भी है और मेरे कुछ क्वेश्चंस रह गए जो मैंने अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं मेरे, मैं चाहती हूँ कि मैं टीवी देखूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब आपने इसको चला रखा हुआ है, इसकी आवाज़ मेरे पास आ रही है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं देख लूँ इसको, टीवी को, ठीक है, कि मैं भी इसको जो इसमें चल रहा है सीरियल उसको देख लूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सीरियल है। तो अब क्या हुआ कि
मम्मी ने कहा कि ठीक है टीवी बंद कर दो। तो वो अपने लिए फैसला लिया उसने, वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि क्या करूं, पढ़ूं या टीवी देखूं। लेकिन बाद में जब मम्मी ने टीवी को बंद कर दिया, अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ना। और जब वो नेक्स्ट एग्जाम में गई तो उसको पता चला कि तो 2 चैप्टर वो नहीं करने वाली थी सीरियल के चक्कर में, उन्हीं में से क्वेश्चन आए ज्यादा। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, कल मैंने टीवी नहीं देख के क्वेश्चंस की रिवीजन कर ली। ठीक है, अब समझते हैं इसको। तो हम कई बार होता है कि जैसे बीजेपी सरकार आई हुई है, भैया ये कुछ नहीं करता, ये तो धर्म के नाम पे हमें लड़वा रहा है ये वो, या फिर राहुल गांधी को कि भाई ये कुछ नहीं करता, ये हमें धर्म के नाम पे लड़वा रहा है। ठीक है, या फिर और कोई सरकार, आम आदमी पार्टी, ये बीच में कहाँ से आ गई पार्टी, ये 2 पार्टी थी ऑलरेडी, ये बीच में पार्टी आ गई, ये लड़वा रही है इन सबको। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें। तो हम क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो ही ना, लोकतंत्र हो ही ना, कोई राजा आ जाए और उसके अकॉर्डिंग हम चले। तो क्या ये फैसला हमारे लिए सही होगा? अब एक तरीके से अभी ये भी हमें रूल कर रहे हैं, जब चाहे टैक्स बढ़ा देते हैं, जीएसटी कर देते हैं, है ना। अब कोई राजा आ जाएगा तो क्या होगा? अरे इनको तो हम चेंज कर सकते हैं ना 5 साल के बाद, लेकिन राजा को चेंज नहीं कर सकते। कोई तानाशाह आ जाएगा तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते, कोई हिटलर आ जाएगा तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा मन है, हम जब इसको बोलते हैं, हमारा मन बोलता है, हमें डिसीजन लेने के लिए हमें प्रेरित करता है कि भाई ये नहीं ये करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस चीज से रोकता है, तो हमें खुद से खुद को बचाता है। समझ में आया कि हमारे गलत डिसीजन से हमें खुद को बचाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, इसका तीसरा उद्देश्य या तीसरा महत्व है। समझ में आया? ठीक है, हो जाता है ना कि अरे क्या करेंगे पढ़ के, रोज तो पढ़ते ही हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्या करेंगे पढ़ के, अब पढ़ने से क्या होगा। लेकिन बाद में फिर मम्मी पापा समझाते सब बैठा के, नहीं बेटा पढ़ना बेकार नहीं है, पढ़ो तो कुछ कर लोगे, और अगर नहीं भी कुछ करोगे तो एटलीस्ट तुम्हारी नॉलेज हो तुम्हारे पास रहेगी, तुम अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने पड़ोसी को दे सकते हो, उसको तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या पता कब काम आ जाए, है ना। अब तुम पढ़े लिखे हो, तुम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेते हो, तुम लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे से आती है, तुम लोगों को ग्रामर अच्छे से आती है, तुम्हारे पास कोई मैसेज आ गया, एनडीपीएल से आ गया, बी में से कोई जस्ट लाइक पार्सल वगैरह आ गया, ठीक है, कोई मैसेज मेल आ गया तुम्हें, या XYZ कुछ भी आ गया, तुम उसको पढ़ के एटलीस्ट उसका मतलब तो तुम कहीं भी कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तुम जस्ट लाइक कोई लेबरिंग कर रहे हो। लेकिन जो तुम्हारे पास में आएगा तुम उसको लेके किसी के पास तो नहीं जाओगे कि भैया इसको पढ़ के हमें बता दो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट वो तुम्हारे काम तो आएगा ना जब तुमने पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गलत डिसीजन लेने से, जो हमारे लिए आगे चल के गलत हो सकते हैं, उनको लेने से रोकता है। खुद से खुद को बचाने का समझ में आया मतलब। चलो नेक्स्ट हो गया हमारा संविधान क्यों, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही क्यों। ठीक है, तो संविधान में क्या है, हमने पढ़ा है कि संविधान के अंदर क्या है, कब है, कहाँ है, कौन किसको कितना देगा, कौन किससे कितना लेगा, कौन से हमारे अधिकार है, कौन से प्रधानमंत्री के अधिकार है, कौन से सीएम के अधिकार है, कौन से पीएम के अधिकार है, कौन से राष्ट्रपति के अधिकार है, कौन से सेना के अधिकार है, कौन से फौज के अधिकार है। ये सब चीजें कहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो लिखित में लिखा हुआ है और वो बुक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ। देखो संविधान क्यों, जहाँ तानाशाही सारे हितों को तहस नहस कर सकता है। क्या कर सकता है, तहस नहस। जैसे शी जिनपिंग क्या कर रहा है, जो उसकी जिम्मे आया करता है, वहाँ पे भुखमरी में, कहाँ पे, चाइना में, चाइना के अंदर भुखमरी में 3 करोड़ लोग मर गए थे। 3 करोड़ लोग, कितना बड़ा लॉस है। लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में कभी हुआ ऐसा? सुनने में आया कि कभी हुआ है? इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब एक राजा होता है वो रूल बनाता है। अब एक राजा है, राजा कितना है, एक ही तो राजा होता है बेटा एक बार में, या 3-4 राजा होते हैं इकट्ठे? वो प्रिंस होते हैं, उसके बच्चे, लेकिन वे रूल नहीं कर रहे होते। एक राजा है,
राजा क्या कर रहा है? कानून बना रहा है। फिर राजा क्या कर रहा है? लागू भी कर रहा है कानून को। क्या कर रहा है? लागू भी कर रहा है उनको। और राजा ही क्या कर रहा है? जो उल्लंघन कर रहा है उसको दंड भी दे रहा है, मतलब न्याय कर रहा है, न्याय करता है। तो सारे काम कौन कर रहा है? राजा। क्या क्या काम कर रहा है? कानून बना रहा है, लागू कर रहा है और दंड भी दे रहा है। अब एक राजा सारे काम कर रहा है, जरूरी है कि एक राजा अच्छा कानून बनाने वाला भी हो, और फिर वो अच्छा लागू करने वाला भी हो, और फिर वो अच्छा दंड देने वाला भी हो, क्योंकि कोई भी मल्टीटास्कर नहीं होता। अब एक राजा ने बोल दिया कि भाई अगर भाई उसने उसको थप्पड़ मार दिया, उस लड़की ने, क्या नाम है, मानसी ने राधिका को थप्पड़ मार दिया। अब राजा के पास गए कि राजा जी हमें मानसी ने थप्पड़ मार दिया, तो राजा कहेगा ठीक है हाथ काट दो। लेकिन अगर यहाँ पे कहेगा कि जज साहब या प्रधानमंत्री जी मुझे इसने थप्पड़ मार दिया और कोई रूल ऐसा अब तक नहीं बनाया हुआ है, सपोज कि कोई रूल ऐसा नहीं बना कि थप्पड़ मारने पे क्या प्रावधान है, तो क्या होगा कि पहले प्रधानमंत्री कहेंगे कि थप्पड़ मार दिया तो हाथ काट दो। फिर दूसरा कहेगा कौन? विधायिका। तो जैसे असेंबली क्या कहेगी? जो वो कहेगा कि नहीं हाथ नहीं काटो, उंगली काट दो। फिर वो तीसरा बंदा कहेगा नहीं उंगली नहीं, कोई IAS आ जाएगा, उंगली क्यों काट दो, दोनों हाथ काट दो। जिससे मार रहा है फिर उससे मारेगा। फिर तीसरा बंदा आएगा नहीं तो हाथ नहीं काटो, पैर काट दो, चल ही नहीं पाएगा, फिर मारेगा कैसे? तो सबकी अलग अलग सोच उसके अंदर इंक्लूड होती है, तो एक अच्छा डिसीजन निकल के आता है। ठीक है, अब देखो जब संविधान होता है तो जो ये राजा है, एक ही इंसान सारे काम कर रहा था, तो अब क्या कर रहा है? इसको अलग इंसान काम कर रहा है। कौन कर रहा है? विधायिका। इसको कार्यपालिका और इसको न्यायपालिका। अब सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो है ना कि जो काम इसको दिया हुआ है वो अपने काम को जिम्मेदारी से करेगा। जस्ट मीन्स घर में शादी है, तुम्हें कह दिया कि तुम फूल वालों को देखोगे कि भाई डेकोरेशन कैसे करेगी, तुम कहोगे कि भाई ठीक है मैं देख लूंगा, जो खाना बनाने वाले होते हैं वो कैसे करेंगे। ये कहेगी कि हाँ ठीक है मैं जो स्वागत करने वाले होते हैं, वेलकम करने वाले होते हैं, मैं उनको देख लूंगी। वो कहेगी ठीक है मैं दुल्हन को पार्लर लेके चले जाऊंगा। वो कहेगा हाँ ठीक है मैं मेहमानों का ध्यान रखूंगा। वो कहेगा हाँ ठीक है जब भात लिया जाएगा तब मैं उसका ध्यान रख जाऊंगा। तो सबके अलग अलग काम हो जाएगा, तो सब अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे। लेकिन अगर सारे काम एक ही बंदे को सौंपेंगे तो क्या वो एक पर्टिकुलर में कर पाएगा उनको? नहीं कर पाएगा। या फिर सबको बोल दे ठीक है तुम सब इस काम को करना, तो वो उसके भरोसे पे रहेगा, वो उसके भरोसे पे रहेगा और वो उसके भरोसे पे रहेगा। तो इसलिए इन सबको अलग अलग बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो अच्छा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? चल क्या बता, क्योंकि एक वे होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे कानून और नियम है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, महासंविधान नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन देता है। नागरिकों का आश्वासन देता है क्योंकि नागरिकों ने हमें चुना है। जब लोगों ने वोटिंग की तभी तो आए हम, कौन आए हैं? रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनके बन के, ठीक है। तथा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। देखो कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। आज जस्ट टोल्ड यू कि थप्पड़ों से मार दिया तो क्या प्रावधान होगा उसका, क्योंकि सब लोग उस पर चर्चा करेंगे, सिर्फ एक आदमी नहीं कि उसके पास गए हाँ जी राजा साहब मुझे थप्पड़ मार दिया ठीक है हाथ काट दो, बस खत्म। और किसी से कुछ ना तो पूछना ना तो बताना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 50, 100, 1000, 2000 लोग इस बात पे काम करेंगे, फिर उसको लास्ट में कहा जाएगा ठीक है 10 रुपए का जुर्माना है तेरे ऊपर और अब तुझे थप्पड़ नहीं मारना, इवन किसी को भी नहीं मारना, क्योंकि वो उसको 10 रुपए का जुर्माना दे रही है। तो 10 लोगों को पता चलेगा कि हाँ 10 रुपए का जुर्माना होता है, तो थप्पड़ मारने से वो लोग बचेंगे फिर एक दूसरे को। ठीक है, चलो और नेक्स्ट करते हैं कल। ओके, बाकी कल करते हैं भाई।